आपका डेवलप होता है, वो आपका मल्टीपल जगह पे काम आ जाता है। इवन इन एवरी सब्जेक्ट, डबल द अमाउंट ऑफ टॉपिक्स जो हम क्लास में कर लेते हैं, डबल द अमाउंट ऑफ टॉपिक्स जो हम क्लास में कर लेते हैं, इवन इंटरव्यू में भी आपकी चीज़ें काम आती हैं। आपका लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और आप चीज़ों को बड़ा एनालिटिकली, क्रिटिकली देखने लग जाते हो। बेसिकली मैंने आपकी इंटरनल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के ऊपर काम करना होता है। क्लासेस होती हैं सैटरडे, संडे, मंडे, रात 9 से 11। कोई एक आधा दिन बीच में हम कोई एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेते हैं जब कभी ज़रूरत हो। इवैल्यूएशंस इस सेशन का एजेंडा नहीं होती, वो सेपरेटली नवंबर में जाके स्टार्ट होती। अभी प्रेसी की वैल्यूएशंस चल रही, 5 to 6 वीक्स तक ये चलेंगी। तब तक अक्टूबर नवंबर आ जाएगा इंशाल्लाह, और फिर ये ख़त्म करके मैंने ये कंटेंट भी आपका बन चुका होगा अच्छा खासा तब तक। और फिर सेपरेटली नवंबर में ऐसे की वैल्यूएशन स्टार्ट होती हैं, वो फिर एंड तक जाती हैं। ठीक है जी। कोई भी स्टूडेंट किसी किस्म का कोई इशू हो, 24/7 आई एम अवेलेबल। ऑब्वियसली रात 24/7 इज अ मेटाफॉर जिसमें रात की नींद ऑब्वियसली शामिल होती है। रात को जब मैं सोया हूँ तो सिर्फ उस टाइम आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, बाकी मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मेरा नंबर है 0334465611। आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। आते हैं जी आज के टॉपिक पे। ये रेगुलर क्लास ही मैं ओपन क्लास कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो नया है उसको समझ आ जाए ना कि हमने आखिर रेगुलर क्लास में क्या करना है। और ये जो अभी इंशाल्लाह इस सेशन में इनरोल होंगे मेरे पास स्टूडेंट्स, उनके 20+ ऐसे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे मेरे साथ। ये मैं खुद करवाऊंगा। 5+ बुक्स भी हैं जी, ये एक्स्ट्रा ही होती हैं। और मल्टीपल इंटरनेशनल मैगजीन्स के आर्टिकल्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर फॉरेन अफेयर्स होता है, कुछ अपनी मेरी राइटिंग्स होती हैं। ऑब्वियसली मैं इधर उधर से चीज़ें जो सब्सक्राइब्ड मेरे पास सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ के डेवलप की होती हैं। तो ये मल्टीपल, इसका कोई नंबर नहीं है, ये डेली बेसिस पे कभी एक शेयर हो जाता है, कभी 2 दिन बाद शेयर हो जाता है, कभी दिन में दो शेयर हो जाते हैं। तो इसलिए ये मल्टीपल है। ये मैंने आपको इजी वे में देने होते हैं, ऑब्वियसली इनका मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपको देना होता है। उसके बाद वो आर्टिकल पढ़ना, वो राइटअप पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। ये तो थी चंद बातें। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। आवाज क्लियर है, स्क्रीन नजर आ रही है, सब कुछ ओके है जी? सब क्लियर है जी? ऑल राइट। सबको क्लियर है जी? किसी एक बच्चे को भी अगर क्लियर जा रही है तो इसका मतलब है मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। ये काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लियर है, क्लियर है। एक बच्चे का सर लो है, तो काइंडली आप अपना नेट देख लीजिएगा। मेरी तरफ से, मेरे एंड से कोई इशू नहीं है जी। थैंक यू। टॉपिक शुरू करते हैं जी। When two elements fight, it is the grass that gets trembled. इसका ओरिजिन देख लेते हैं।
ओरिजिन देखना। अच्छा, आज मैं आपको शुरू में एक आउटलाइन इसकी डेवलप कर दूंगा ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ आज क्लास ले रहे हैं ओपन, और वो किसी भी वजह से अगर एनरोल नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट उनको पिक्चर क्लियर हो जाए इस टॉपिक की। क्या वो एक आउटलाइन उनकी डेवलप हो गई थी लॉजिकल कनेक्टिविटी में, और हो सकता है कि आज सिर्फ आउटलाइन ही डेवलप हो, क्योंकि वो भी हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करनी है। तो टॉपिक के ओरिजिन पे अगर हम बात करें, ओरिजिन में समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स हैं, और वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सारे जो हैं वो जुड़े होंगे। हम एक स्टांस भी ले लेंगे और उसके ऊपर फिर आगे आउटलाइन पूरी डेवलप करेंगे। वो एक आउटलाइन से पिक्चर क्लियर हो जाती है, स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाती है कि आखिर हमने करना क्या। ये प्रवर्ब किसी एक ऑथर की तरफ आप मंसूब नहीं कर सकते। ये आपको एंशियंट पीपल की ओरल ट्रेडिशन, कहते हैं ना जुबानी कलामी, वो जैसे कहते हैं यार सियाणों की बातें, ओरल ट्रेडिशन से चलता आया उसका हिस्सा था। यानी लोग इसको ओरली आगे पास ऑन करते थे। इसका सबसे पहला रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड आपको मिलता है 1870 में, जब एक ऑथर एडवर्ड स्टीरी इसको अपनी किताब स्वाहिली टेल्स, स्वाहिली टेल्स उसमें रिकॉर्ड करते हैं। स्वाहिली लोग कौन थे जी? ये भी उनसे मंसूब करते हैं कि ये उन्होंने स्वाहिली पीपल से ये प्रोवर्ब कलेक्ट किया। स्वाहिली ये अफ्रीका में एक एथनिसिटी है, स्वाहिली बोलने वाले लोग। तो वहां से इन्होंने रिकॉर्ड किया जी 1870 में सबसे पहले अपनी स्वाहिली टेल्स में। बहुत बाद में या उसके बाद कह लो, अफ्रीकन लीडर्स ने इस प्रोवर्ब को अपने पॉलिटिक्स को समझाने के लिए यूज किया, पॉलिटिक्स अंडरस्टैंडिंग उसके लिए यूज किया। उसके बाद आपको एक और ऑथर मिलते हैं, जोमो केन्याटा। इन्होंने आपको कोल्ड वॉर समझाने के लिए ये प्रोवर्ब यूज किया उसके कॉन्टेक्स्ट में, और कहा कि अगर पावरफुल कुछ स्टेट्स हैं, तो वो अफ्रीका में, ये भी अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, आपस में लड़ेंगी तो नुकसान अफ्रीकन का होगा। सिंपल बात ये है कि ये प्रोवर्ब अफ्रीका की पुरानी विजडम है, अफ्रीकन विजडम, उससे ये बात चली। और इसका एग्जैक्ट ऑथर जो है ना वो भी अननोन ही है, बस यूज करते हुए आपको बहुत से लोग नजर आते हैं। तो बाद में लीडर्स ने इसे पावरफुल स्टेट्स, वीकर पीपल, इनके रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसे यूज किया। तो ओल्ड ईस्ट एशियन प्रोवर्ब, oral tradition, written record in 1870, later used by African leaders like Kenyatta and others। ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि क्या है। अंडरस्टैंडिंग के बाद हम इसके ऊपर अपना थीसिस डेवलप करेंगे। अंडरस्टैंडिंग क्या? ये एक मेटाफॉर है जिसमें किसी और, मतलब कुछ और सिंबल्स यूज करके या नाम यूज करके आपको कुछ और समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक एसिमेट्री है। मतलब कि कोई आपको लॉजिकल बात नहीं लगती, एसिमेट्री, सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। एलिफेंट्स ऐसे एक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जिनके पास सुपीरियर पावर है। वो कोई भी हो सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास इन्फ्लुएंस है, उनके पास अथॉरिटी है। कोई भी ऐसे एक्टर्स जिसके पास सुपीरियर पावर है, रिसोर्सेज है, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी है। फाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये एक ऐसे कंपटीशन को रिप्रेजेंट करती है जिसमें कंपटीशन ओवर इंटरेस्ट हो सकता है।
जिसमें कंपटीशन ओवर सिक्योरिटी हो सकता है, जिसमें कंपटीशन ओवर अथॉरिटी हो सकता है, कुर्सी की जंग, कुर्सी का कंपटीशन ओवर रिसोर्सेज हो सकता है, कंपटीशन ओवर डोमिनेंस हो सकता है। ग्रास, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कोई भी वीकर थर्ड पार्टी, वीकर थर्ड पार्टी, जिसकी फेट, जिसकी डेस्टिनी, जिसकी किस्मत अफेक्ट हो सकती है विदाउट देयर कंट्रोलिंग द कॉन्टेस्ट, किसी भी जुमरे में। ट्रैम्पलिंग क्या है? ये उस कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, या उन कॉस्ट्स को जो के इम्पोज की जाती हैं अपॉन दोज आउटसाइड और सबॉर्डिनेट टू द ओरिजिनल स्ट्रगल। उनका लेना देना कोई नहीं, या वो फिर कहीं वैसे ही बीच में आ गए। तो ये प्रोवर्ब डिस्क्राइब कर रहा है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर ऑफ अनइक्वल पावर, जिसमें एक ग्रुप ग्रेटर कैपेसिटी रखता है, वो ग्रुप एलिफेंट्स का है ना, ग्रेटर कैपेसिटी रखता है कि वो किसी भी इवेंट को अपने मुताबिक ढाल सकें, या अपने मुताबिक ना भी ढाल सकें, लेकिन उनके पास कैपेसिटी है कि वो किसी ना किसी तरह उसको शेप, डी शेप, रीशेप कर सकते हैं। जबकि जो अनदर है, वो एक्सपोज्ड टू देयर कॉन्सिक्वेंसेज है सिर्फ, उसको और उसका कोई लेना देना नहीं, उसमें कुछ नहीं है, बस वो एक्सपोज हो गया उसके कॉन्सिक्वेंसेज से। तो इसमें आपको एक इनजस्टिस नजर आता है। वो इनजस्टिस क्या है? वो इनजस्टिस ये है कि आपको एक सेपरेशन नजर आती है, सेपरेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम बर्डन बेयरिंग। भाई अगर देखा जाए तो जो डिसीजन ले रहा है वही बर्डन भी भुगते ना फिर उसका, जो भी अच्छा बुरा। लेकिन इसमें सेपरेशन है डिसीजन मेकिंग फ्रॉम बर्डन बेयरिंग की, और यही इसमें सबसे बड़ा एक मॉरल प्रॉब्लम भी है। एक मॉरल प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। मॉरल प्रॉब्लम क्या अराइज हो गया जी? कि वो हु डिटरमिन दोज हु, क्योंकि एलिफेंट्स है, दोज हु डिटरमिन द कोर्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ जंग नहीं है जी, इसको बच्चे जंग पे ले जाते हैं सिर्फ। आर नॉट द सेम पीपल हु बियर इट्स हैवीएस्ट कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है जी, ये एक मॉरल इशू इसके अंदर पैदा हो गया कि दोज हु डिटरमिन द कोर्स ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट आर नॉट द सेम पीपल। ये वही नहीं है जिन्होंने कोर्स डिटरमिन किया। अब जरूरी नहीं है कि ये वही हो जो उसके हैवीएस्ट कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करें। ठीक है, पावरफुल एक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कब कन्फ्रंटेशन शुरू होगी,
कौन से ऑब्जेक्टिव्स परसू किए जाएंगे, कितना रिस्क लेना एक्सेप्टेड है, स्ट्रगल कब तक चलेगी। लेकिन कंपैरेटिवली जो वीक एक्टर है वो उसके रिजल्टिंग डैमेजेस को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, करता जा रहा है। मतलब वो जो पावर टू डिसाइड है ना, पावर टू डिसाइड, वो बड़ी कंसंट्रेटेड है, वो बड़ी कंसंट्रेटेड है। लेकिन वो जो एक्सपोजर टू डैमेजेस है, या एक्सपोजर टू कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, चलो इसमें और भी आज कॉन्सिक्वेंस अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, वो बड़ा डिस्पर्स्ड है, वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो किसी पे भी जा सकता है, कोई पता नहीं। तो ये सेपरेशन बिटवीन कंट्रोल एंड सफरिंग, ये इस ऑर्डिनरी स्ट्रगल फॉर इंटरेस्ट को एक क्वेश्चन ऑफ जस्टिस बना देती है, क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। इसके ऊपर हम एक स्टांस लेंगे फिर, जिसको हम थीसिस कहेंगे, और उसी के ऊपर फिर पूरी आउटलाइन आज मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसमें मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस करनी है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देखें जी, ये गौर से सुनना है, नोट कर लो इसको। वेन एवर पावर इज unequally distributed and insufficiently restrained, कि उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता फिर पावर पे, कॉन्फ्लिक्ट्स एक मिनट, या इसको ऐसे कर लो कि वेन एवर पावर, और अच्छा मैं बना देता हूँ इसको, चलो। वेन एवर पावर और कंपीटिंग फोर्सेस, ये जरा इसमें फिर बहुत हमारे पास स्पेस है लिखने के लिए, कंपीटिंग फोर्सेस रिमेन unequally unequally distributed, ये लिख लो, ये दिस इज द बैकबोन ऑफ योर होल एसे, एंड insufficiently restrained, comma, their struggles tend to shift costs onto those least able to control them, producing harms that may outlive the original conflict। ये अभी लिखो, पूरी आउटलाइन में ये चीजें डिस्कस होनी है और यही चीजें आपको समझ आ जानी है। Producing harms that may outlive the original conflict and even become self-defeating by undermining the wider order on which the powerful themselves depend. Colon, yet
vulnerability need not mean helplessness। ये मैं भी समझाता हूं आपको। nor conflict inevitably mean trampling। ये बेसिकली हम इसका यहाँ पे काउंटर भी दे गए हैं इसमें, ये मैं भी समझाता हूँ आपको सारा। बिकॉज एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल restraint and self governance can contain competition and prevent the weaker from becoming the price of others' ambitions। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टांस। क्या मतलब? समझ लो, जब भी कोई पावरफुल फोर्सेस आपस में टकराती हैं, अब देखो बहुत ये मैंने ना स्पेस रखा है, जब भी कोई पावरफुल फोर्सेस आपस में टकराती हैं तो अक्सर नुकसान लोगों को होता है जिनका उस फाइट पर कंट्रोल सबसे कम होता। ये नुकसान सिर्फ फाइट के वक्त तक लिमिटेड नहीं होता, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हो जाता है लेकिन उसके इफेक्ट्स इकोनॉमी, इंस्टीट्यूशन, फैमिलीज या नेक्स्ट जनरेशन तक भी चले जाते हैं। और सिर्फ यहां तक नहीं, कभी पावरफुल एक्टर्स खुद भी अपनी फाइट का नुकसान उठाते हैं, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है जी कि ये आउटकम फिक्स्ड हो। फिर ये देखो, मैंने कहा था, मैं इसका काउंटर भी दे रहा हूं। कोई भी वीक एक्टर है वो एजेंसी गेन कर सकता है, इंस्टीट्यूशंस पावर को रिस्ट्रेन कर सकते हैं जो खराब हो गए थे, अकाउंटेबिलिटी कॉस्ट शिफ्टिंग को रोक सकती है, और इंडिविजुअल लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल कर सकता। ठीक है? तो इस एसे का बेसिक आर्गुमेंट ये है कि पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट्स का बर्डन अक्सर वीक बेयर करते हैं, लेकिन ये बर्डन लॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पावरफुल को खुद भी डैमेज कर सकता है। ठीक है? लिहाजा आपकी जो प्रॉपर एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन और सेल्फ कंट्रोल से ट्रैम्पलिंग को रोका जा सकता है। ठीक है जी? तो elephants fight, grass suffers, sometimes the fight also damage the elephants and good system can stop the grass from being crushed। इतनी सी बात है। यहां तक समझ आती है? समझ आती है यहां तक? ऑल क्लियर है जी? पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी? तो हमने पहला पार्ट तो देख लिया, इसकी अंडरस्टैंडिंग का थीसिस भी बना लिया, इंट्रो वगैरह ये हो जाएगा। अब हम आउटलाइन में आपकी जरा क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी, बल्कि पूरी आउटलाइन ही बन जाएगी यहाँ पे, शॉर्ट आउटलाइन में पहले बना देता हूँ और उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर भी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। ये आपका हो गया सारा, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी यहां से काम शुरू हुआ है। दिस वॉज द पार्ट वन। अब हम आएंगे पार्ट टू की तरफ। वाई डज द ग्रास गेट ट्रैम्पल्ड? इसमें आप देखोगे ये हेडर्स हैं, सब हेडर्स आगे, ये बड़ा हेडर आ गया और इसमें आगे हेडर, सब हेडर्स।
कि भाई द वीक हैव लिटिल से, द वीक हैव लिटिल से इन डिसीजंस दैट शेप देयर फेट। ये पॉइंट्स लिख लो, दैट शेप देयर फेट। मतलब ये कि नो वॉइस, कोई उनकी आवाज नहीं है जी किसी चीज में, येट फुल एक्सपोजर। स्टेक होल्डर्स को जब आपने शामिल ही नहीं किया डिसीजन मेकिंग में, तो आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो वही भुगतने हैं ना उसने। वीकर एक्टर जो है वो लिमिटेड बार्गेनिंग पावर होती है उसकी, उसका इंटरेस्ट बहुत आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। और उस बेचारे की मुश्किल ये है कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत थोड़ा है, लेकिन एक्सपोजर फिर ऑब्वियसली सारा उसके ऊपर गिरना है। ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द ग्रास कैन नॉट लीव द फील्ड। अभी हम वाई का जवाब दे रहे हैं। मतलब क्या भाई, इसमें बात होगी डिपेंडेंस की। वो जो बेचारा इफेक्ट हो रहा है ना, जो विक्टिम बन गया जिसका कसूर भी कोई नहीं था, उसकी वल्नरेबिलिटी, डिपेंडेंस एंड लिमिटेड एग्जिट, वो नहीं कर सकता वहां से एग्जिट, वो मजबूर है। वो मजबूर है। वो हो सकता है किसी ज्योग्राफी से बंधा हो सकता है किसी जॉब से बंधा हो, किसी मार्केट से बंधा हो, किसी कम्युनिटी से बंधा हो, किसी इंस्टीट्यूशन से बंधा हो, किसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट से बंधा हो। वो ना तो उस कंफ्लिक्ट को कंट्रोल कर रहा है, ना ही उसके पास कोई रियलिस्टिक वे में कोई ऐसा रास्ता है कि वो वहां से निकल जाए। ऐसा ही है। तो ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट एक्सटर्नलाइजेशन। ये क्या है भाई? बेनिफिट्स जो है ना, वो सिर्फ कंसंट्रेटेड वे में वो पावरफुल एक्टर लेके जा रहा है, उसको कोई नुकसान नहीं। कॉस्ट एक्सटर्नलाइजेशन, कॉस्ट सिर्फ बेयर करेगा वो वीकर, वो शिफ्ट हो जाएंगे आउटवर्ड। कॉस्ट आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। व्हेन द पावरफुल कैन सेंड समवन एल्स द बिल। ठीक है जी। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि वेयर डू वी एक्चुअली सी द एलिफेंट्स फाइटिंग। कि आखिर ये वो कौन सी ग्रास है, वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर एलिफेंट्स आपको लड़ते हुए नजर। अब एलिफेंट और वो हमने ऊपर क्लियर कर दिया है उसका मतलब शुरू में। भाई इसमें सबसे पहले आएगी ग्रेट पावर फाइट। ग्रेट पावर फाइट, राइवलरी अमंग मेजर पावर्स जो है वो किसी भी वीकर स्टेट की या वीकर एक्टर की ऑटोनमी उसको खत्म कर देती है, उसको छीन लेती है। वो प्रेशर में होते हैं वीकर एक्टर्स कि वो साइड लें, साइड चूज करें। फिर जो भी करेंगे दूसरे वाला फिर उनके ऊपर चढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी एक्सेप्ट करें, अपनी पॉलिसीज को लार्जर राइवलरीज में एडजस्ट करें। तो यहाँ पे उस वीकर एक्टर का फ्रीडम ऑफ एक्शन वो छीन लिया गया जी। फिर हम देखेंगे कि जो पावरफुल एक्टर है वो परसू कर रहा है स्ट्रेटजी। फील्ड देख रहे हैं ना हम कि किधर वो मैकेनिज्म चल रहा है, जबकि सिविलियंस वो बैटलफील्ड बन गए। मतलब ये कि कोई प्रॉक्सी चल रही है, कोई स्ट्रेटेजिक गोल जो है वो किसी स्टेट या किसी आर्म्ड एक्टर के साथ लगा हुआ है, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सिविलियंस के ऊपर, डेथ, डिस्प्लेसमेंट, हंगर, डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर या शटर्ड सोशल लाइफ, तो ये बहुत विजिबल फॉर्म आपको नजर आएगी यहाँ पे। फिर हम देखेंगे जब
इलीट पॉलिटिक्स एक कंपटीशन ना रहे, जबकि वो गवर्नेंस फेलियर बन जाए, जबकि वो गवर्नेंस फेलियर बन जाए, तो स्टेट तो पैरालाइज हो गई। पॉलिसी डिले, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शन, ये सिटीजन्स के ऊपर गिनेंगे ना भाई। तो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट सिर्फ मसला नहीं रह जाएगा, एलिफेंट्स के दरमियान वो बेचारे पिस गए। एलीट कंपटीशन जब गवर्नेंस को ओवरवेलम कर ले, फिर जब गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस जब एक दूसरे के सामने आए, तो क्या होता है जी, वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स, उनका तो कोई लेना देना नहीं, वो उसके शॉक्स को फिर भुगतते हैं। प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लोअर परचेजिंग पावर, डिस्टर्बेड सप्लाई चेन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटीज, तो इकोनॉमिक ट्रांसमिशन जो है वो, ट्रम्पलिंग जो है वो इकोनॉमिक ट्रांसमिशन के थ्रू एक जो है वो नीचे तक जो है वो फ्लोट कर रही है। कोई फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा, इकोनॉमिक ट्रांसमिशन, ट्रम्पलिंग उसके थ्रू जा रही। फिर कोई डोमिनेंट ग्रुप या डोमिनेंट ग्रुप्स जब वो compete करें, तो उसमें माइनॉरिटीज विक्टिम बन जाती हैं, कोई लेना देना नहीं उनका बेचारों का। एथनिक, सेक्टेरियन, रेशियल, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। स्केप गोटिंग होगी, रिटेलिएशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, पॉलिटिकल एक्सपेंडेबिलिटी। ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि इसमें ग्रास भी जो है ना, उसमें भी इनइक्वालिटी है। सिटीजन्स नहीं, सिर्फ माइनॉरिटीज। तो ये इनइक्वालिटी, इस ग्रास में भी आपको इनइक्वालिटी नजर आ रही कि नॉट ऑल ग्रास इज इक्वली प्रोटेक्टेड। जो ऑलरेडी वल्नरेबल थे वो ज्यादा सफर कर रहे हैं, और सबसे लास्ट पे रिकवर करेंगे। फिर आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट फॉर लैंड, वाटर, ये रिसोर्सेज, वेल्थ, ये लोगों को भी ट्रैम्पल करती है और नेचर को भी। लैंड, मिनरल्स, वाटर, ये आपकी पावरफुल स्टेट्स भी, कॉरपोरेशंस भी, इंडस्ट्रीज भी इसके ऊपर compete कर रही होती हैं। तो लोकल कम्युनिटीज तबाह हो जाती हैं, लाइवलीहुड्स मर जाते हैं। पाकिस्तान आपका नहीं, कोई हिस्सा नहीं है, आई मीन वो उसमें जो आपकी हैं गैसेस, उसके इखराज में, लेकिन सबसे ज्यादा वर्स्ट विक्टिम पाकिस्तान। कोई लेना देना नहीं क्लाइमेट चेंज से, कंट्रीब्यूशन भी ना होने के बराबर है, वर्स्ट इफेक्ट ही है। तो इधर बोथ ह्यूमन बींग्स और नेचर जो है वो ग्रास बन गए। फिर जनाब फैमिली, इसमें भी लीस्ट पावरफुल में पे फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स दे डिड नॉट क्रिएट। ठीक है जी। पावर डिफरेंसेस होते हैं विद इन फैमिलीज, पेरेंट्स का, स्पाउसेस का, डोमिनेंट फैमिली मेंबर्स का, कोई भी कन्फ्लिक्ट बन गया है, बच्चे मुतासिर होंगे, या जो एल्डरली डिपेंडेंट है उनके ऊपर वो मुतासिर होंगे, फाइनेंशियली वीकर मेंबर जो है वो मुतासिर होगा। तो वो इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल कॉस्ट उसकी आएंगी, डिस्पाइट कि उनका कोई लिटिल, कोई भी उनकी पावर टू इन्फ्लुएंस द डिस्प्यूट नहीं है, उन्होंने सुनता भी कोई नहीं, लेकिन इफेक्ट वो हो रहे हैं। तो फैमिली फील्ड बन गई, उसके डिपेंडेंट्स ग्रास बन गए। फिर हम देखेंगे इंडिविजुअल, ये बड़ा मजेदार है। हम अपनी बैटल फील्ड खुद बन जाते हैं। कैसे? हमारे एलिफेंट्स कौन से हो सकते हैं? हमारा एम्बिशन वर्सेस वेलबींग, ईगो वर्सेस कंसाइंस, डिजायर वर्सेस ड्यूटी, इमीडिएट प्लेयर वर्सेस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ठीक है, ये एलिफेंट्स हैं हमारे।
एक तरफ एम्बिशन है, दूसरी तरफ हमारी हेल्थ है। एक तरफ हमारी ईगो है, दूसरी तरफ अक्लमंदी है। एक तरफ डिजायर है, दूसरी तरफ क्या है, हमारी ड्यूटी। खड़े हो गए ना आपस में दोनों। इग इड ईगो। फिर एक तरफ ये है कि फौरन से कोई खुशी हासिल कर लो, शॉर्टकट। और दूसरी तरफ है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो देखो, अपना शॉर्ट टर्म प्लेयर उसको सेक्रीफाइस करो। तो इसमें ग्रास क्या बन, हमारा हेल्थ, पीस, जजमेंट, स्लीप, रिलेशनशिप, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये ग्रास बन गई। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हमारे अंदर जो होती है ना, वो आपस में जो है वो क्लैश में चली जाती हैं। और फिर हमारे जो मोस्ट फ्रिजाइल पार्ट्स होते हैं वो उसकी कॉस्ट पे करते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कि भाई व्हाट इफ द फाइट एंड्स। व्हाट इफ द फाइट एंड्स बट द ट्रैम्पलिंग डज नॉट। बट द ट्रैम्पलिंग डज नॉट। इसमें भाई वो कोई भी एलिफेंट है, वो हो सकता है उसकी लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने थे कि भाई वो चलते रहेंगे। टेम्परेरी कन्फ्लिक्ट आया ना कोई, बेशक एलिफेंट्स लड़ रहे थे, तो रिकवरीज उसकी बहुत बाद में आएंगी। लॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, कोई डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई डिस्ट्रॉयड प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, कोई वीक पब्लिक फाइनेंस है, ये लॉन्ग टर्म स्टेग्नेशन है। तो वो एक डेवलपमेंटल ट्रैप बन गया। डेवलपमेंटल ट्रैप, ये सबसे पहले हम देखेंगे इसमें। फिर हम देखेंगे कि जब आप रिपीटेडली इलीट स्ट्रगल्स के लिए पे करते हो, तो आपका ट्रस्ट इन सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो जाता। सिटीजन्स हैं या कोई भी किसी भी एलिफेंट फाइट की कॉस्ट बेयर करता जा रहा है, करता जा रहा है, तो भाई वो फिर एक दिन उसकी बात हो जाएगी। कॉस्ट विदाउट रिप्रेजेंटेशन, रिसेंटमेंट, डिस्ट्रस्ट और फिर लेजिटिमेसी डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजिकल भी है, पॉलिटिकल भी है, सिर्फ मटेरियल नहीं है द डैमेज। फिर हम देखेंगे जनरेशनल, मतलब पोस्ट जनरेशनल कॉस्ट। भाई कोई भी एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। तो भाई वो अभी जो जनरेशन आई भी नहीं है, वो उस डिसएडवांटेज को इनहेरिट कर सकती है अपने पिछलों की स्ट्रगल से। तो भाई टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट भी अगर आ गया तो इट कैन देयर फॉर प्रोड्यूस इंटर जनरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस, पोस्ट जनरेशनल कॉस्ट्स। ठीक है। फिर हम पार्ट 5 में देखेंगे पैराडॉक्सेस। इसमें सबसे पहले आता है एस्केलेशन पैराडॉक्स। एस्केलेशन पैराडॉक्स, कोई भी पावरफुल एक्टर है, वो अपनी सेफ्टी के ऊपर अगर सिर्फ काम करता जा रहा है, तो वो बाकी सबको लेस सेफ बनाता जा रहा है। मतलब इसमें अब सबसे बड़ी एग्जांपल अब हम न्यूक्लियर आर्म रेस की है। आर्म्स रेस है या न्यूक्लियर स्ट्रगल है, एक ने शुरू किया था ना, कितनी चेन चली। आर्म्स रेस को एक शुरू करता है तो चेन चल पड़ती है ना, बाकी सारे अनसेफ हो जाते हैं। कोई एक्टर अपनी पावर इंक्रीज करता है तो दूसरा भी थ्रेटन्ड फील करने लग जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस कौन भुगतता है, जो लेस पावरफुल होता है। ठीक है। तो एक चीज जो रैशनली इंडिविजुअलिस्टिक लग रही है, वो उसके कलेक्टिव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे विक्ट्री पैराडॉक्स। विक्ट्री पैराडॉक्स कि भाई एलिफेंट्स अगर जीत भी जाएं, तो जो ग्रास उसको चाहिए थी जीतने के लिए, उसने उसको भी बर्बाद कर दिया। कोई भी गवर्नमेंट अगर आपस में लड़ी, उसको एक फंक्शनिंग सोसाइटी चाहिए ना, वो फंक्शनिंग सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दे तो क्या होगा। कोई भी बिजनेस है, जैसे हमने ऊपर गवर्नमेंट और कॉरपोरेशंस की बात की थी कि उनकी लड़ाई में वर्कर कंज्यूमर मर गया, तो भाई बिजनेस जब वर्कर कंज्यूमर ही मर जाएगा तो आप कैसे चलाओगे, गवर्नमेंट कैसे चलाओगे, बिजनेस कैसे चलाओगे।
ग्रेट पावर रिवलरी भी हो रही है, तो भैया आपको इंटरनेशनल अरीना तो चाहिए ना जिसके ऊपर आपने अपनी ग्रेट पावर दिखानी है। तो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी तो आपने खुद खराब कर दी, तो ये एक विक्ट्री पैराडॉक्स है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विनिंग इफ द विक्ट्री डिस्ट्रॉयज द कंडीशंस दैट मेक विक्ट्री यूजफुल। क्या फायदा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या ये प्रोवर्ब ऑलवेज ट्रू रहता है। ऑलवेज ट्रू है ये प्रोवर्ब, इसकी प्रोपोजिशन ऑलवेज ट्रू है। ये थोड़ा सा काउंटर साइड है इसकी, थोड़ी सी काउंटर साइड। भाई इसमें देखेंगे ग्रास एज वल्नरेबल, हम समझते हैं कि वो विक्टिम बनने के काबिल है, विक्टिम बन सकती है जो ग्रास, कोई भी ग्रास का मतलब हमने ऊपर समझा दिया हुआ। बट इट इज नॉट ऑलवेज हेल्पलेस। ये काउंटर आ गया ना, अदर साइड ऑफ द कॉइन आ गई। मतलब भाई कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली पावरलेसनेस बन जाए। वीक एक्टर्स भी बिल्ड कर लेते हैं क्या, कलेक्टिव स्ट्रेंथ, कोई लेजिटिमेसी, कोई स्ट्रेटेजिक लेवरेज, कोई नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे, रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेंगे, तो उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है। तो उस वीकनेस से आप लिमिट तो उनको होता देख सकते हो, लेकिन वो उनको खत्म नहीं कर देती हमेशा के लिए। ये भी तो एक साइड है। फिर देखें जी, रियल प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रियल प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अनरिस्ट्रेन्ड कॉन्फ्लिक्ट है। अनरिस्ट्रेन्ड कॉन्फ्लिक्ट ये है। स्टेट्स डिसएग्री करेंगी, या कोई भी पावरफुल एक्टर आपस में डिसएग्री करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज compete करेंगी, बिजनेस अपने इंटरेस्ट परसू करेंगे, सोशल ग्रुप्स भी अपने आइडियाज को कंटेस्ट करेंगे। तो आप कंफ्लिक्ट को अबॉलिश तो नहीं कर सकते। तो क्या करना है आपने, कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस अनरिस्ट्रेन्ड कॉन्फ्लिक्ट की जो है ना डिस्टिंक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये प्रोवर्ब, इसकी लिमिट आप उसको चैलेंज कर सकते हैं जब आपको पता हो कि जब पावर अपने मीनिंगफुल लिमिट्स के बगैर ऑपरेट कर रही है और किधर उन लिमिट्स में ऑपरेट कर रही है। तो इसको भी हम देखेंगे, भी अदर साइड है। ठीक है। फिर हम सेवंथ पार्ट में देखेंगे कि हम उस ग्रास को सेव कैसे कर सकते हैं, और वो एलिफेंट्स की जो फाइट है उसको कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की बात हुई थी। सेल्फ गवर्नेंस, इसको हम देखेंगे कि किस तरह से चलेगी, कि आपकी कंपीटिंग ड्राइव्स जौन सी हैं वो रिकनसाइल हों, रिकनसिलिएशन ऑफ कंपीटिंग डिजायर्स, कंपीटिंग डिजायर्स, ये कैसे करनी है, क्या होनी है। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो पावर एक्सरसाइज करने वाले हैं, उनको कैसे आंसरेबल बनाना है, उनको कैसे आंसरेबल बनाना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे पावर को लिंक करना है, ट्रांसपेरेंसी, ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी, ये कैसे लेके आनी है। कि भाई ग्रेट पावर का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ते मरते रहे और तुम्हें पता ही ना हो कि किधर जा रहे कॉन्सिक्वेंसेज। ग्रेटर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे कि भाई वीक को आवाज दो, रिप्रेजेंटेशन, वॉइस बिफोर दे बिकम विक्टिम्स, उनकी सुनो। प्रोटेक्शन सिर्फ सफरिंग के बाद नहीं शुरू होती। वीक एक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, सेफ गार्ड्स चाहिए, एक्सेस टू जस्टिस चाहिए, ये सारी इस चीजें इसमें देखनी है हमने। ये जब हम पैरल डेवलप करेंगे पूरा तो इसमें देखेंगे। फिर अब ये कह देना कि इलिमिनेट कंपटीशन, ये तो एक बेवकूफाना बात है भाई। डू नॉट इलिमिनेट कंपटीशन, सिविलाइज, सिविलाइज द कंपटीशन, ये बात है। कंपटीशन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिविलाइज कर सकते हैं। राइवल्स तो अपने परसू करेंगे डिफरेंट इंटरेस्ट्स को, इंस्टीट्यूशंस उनको रेगुलेट करेंगे, लॉ, डिप्लोमेसी, रेगुलेशन, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, ये उन पावरफुल एक्टर्स को जो है वो रिस्ट्रेन डालेंगे, सिविलाइज करेंगे। ठीक है।
तो गुड इंस्टीट्यूशंस डू नॉट स्टॉप एलिफेंट्स फ्रॉम competing, दे स्टॉप द फील्ड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी। और एंड पे हम कंक्लूजन देख लेंगे, ये इसका लास्ट पार्ट होगा। कंक्लूजन में हम वही बात देख लेंगे कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट्स कभी ना लड़ें। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल, पावर डिफरेंसेस रहेंगे, तो आप उनको, ट्रैम्पलिंग को बचाना जो है ना आपका काम है। कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल। ठीक है जी। तो ये बात हम इसमें देख लेंगे। ये समझ आती है जी आउटलाइन? सारी पिक्चर मैंने आपको सामने रख दी है। ये जी अभी सारा अभी मैंने डेवलप करवाना है। समझ आई जी? समझ आ रही है? आउटलाइन पिक्चर क्लियर होगी है कि करना क्या है? पिक्चर क्लियर होगी? कंक्लूजन में ये होगा ना कि भाई जस्टिस ये है कि आप किसी भी एलिफेंट को या वो जो पावरफुल एक्टर है उसको लिमिट्स में रह के जो है वो फाइट करना जो है ना उसको रेगुलेट करें, रैशनलाइज करें, जिससे ना सिर्फ वो पावरफुल भी बल्कि जो पावरलेस है बेचारा वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है? सही है जी। सबको समझ आ गई? 8 पैराज नहीं बने जी नबीउल्ला साहब, 25 पैरे बने हैं। 25 पैरे गिने। ये पहला इंट्रोडक्शन। ये तो बड़ा ग्रैंड हेडर है ना, इस ग्रैंड हेडर के अंदर ये 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 13, 14, 15, ये 16, 17, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। 24 हेडर बने हैं। ये पूरा, ये आप क्या समझ रहे हो कि ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, ये क्या है? बकवासियात हैं। मैं बार बार बताता गया हूँ कि भाई इस पे डेवलप होना है, पूरी बात इस पे डेवलप होनी है। समझ आई जी? समझ आई? तो 24 हैं, 24, 25। ठीक है। सब एड्रेस गिनने होते हैं। ठीक है जी। देखें जी, ये जो है ये जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर होगा जी ये पीडीएफ। ठीक है। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा नोट कर रहे होते हैं, उनके नोट्स भी हम शेयर कर देते हैं उनकी इजाज़त से। पिछले साल मेरी एक स्टूडेंट थी आमना, फॉरेन सर्विसेज में गई हैं, और वो इसी तरह करती होती थी दूसरों की हेल्प। सॉल्यूशंस मैंने, खदीजा माय डियर, सॉल्यूशंस वाला आपको दिया नहीं पूरा हेडर ये।
इंडिविजुअल लेवल पे क्या सेल गवर्नेंस करनी है, रिकंसिलिएशन करनी है, फिर पावर एक्सरसाइज कौन सा रेबल बनाना है, वीकर को वॉइस देनी है, कंपटीशन को सिविलाइज करना है, ये क्या है कि ग्रास को कैसे सेव करना है। इवन एलिफेंट्स खुद सेव हो रहे हैं इसमें। ठीक है, समझ आई? समझ आई? समझ आ रही है जी? चलो, वेलकम। ये मिल जाएगी जी। ये पूरी, ये देखो ना, ये जो मैंने थीसिस स्टेटमेंट में बात की थी स्टांस में, वो ही सारी पूरे एस्से में बात हुई है। वो ही सारी पूरे एस्से में बात हुई है, जिसको हमने एक जगह सबसे पहले ऊपर स्टांस बना के लिखा था। तो आए फिर इसको थोड़ा सा डेवलप भी कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में वो आपको ओरिजिन और वो बाकी जो एक्सप्लेनेशन थी इसकी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोवर्ब, वो तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, वो तो मैंने वैसे ही डिटेल में बताई है। ठीक है, समझ आ गई थी, वो तो मैंने डिटेल में बताई है। रिकॉर्डिंग होती नहीं मारबा, मेरे क्लास की रिकॉर्डिंग होती नहीं। एक्टिव बैठो क्लास में, मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ये भी ओपन क्लास चल रही है ना, तो कोई नजर आ रहा है आपको कि रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं होती। वही फैज लेगा जो क्लास में आएगा। ठीक है, चलो हम एक पैरा डेवलप करते हैं। वाई डज द ग्रास गेट ट्रेम्बल्ड, इसमें हमने बात की थी पार्ट टू। पार्ट टू का वो था वाई डज द ग्रास गेट ट्रेम्पल्ड। इसमें हमने बात की थी, वो जो पहला सब हेडर था इसका, वो था पावर एसिमेट्री। अब ये पूरा लिखेंगे यहाँ पे, पावर एसिमेट्री डिनाइज वीकर actors meaningful influence over conflicts that determine their fate। फर्स्ट कॉज है जी एजेंसी डेफिसिट। एजेंसी डेफिसिट, एजेंसी डेफिसिट क्या होता है, इसकी बात करनी है हमने। एजेंसी डेफिसिट क्या होता है? एजेंसी डेफिसिट ये होता है कि कोई शख्स है, कोई ग्रुप है, उसके पास अपनी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने, डिसीजन लेने या अपने इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव एक्शन लेने की पावर कम हो। अपनी मर्जी से कुछ कर पाने की कैपेसिटी या कंट्रोल का कम होना, ये होता है एजेंसी डेफिसिट। ठीक है, जब पावर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वैसे तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती है नेचुरली भी, तो वीक एक्टर्स, अब ये इसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन चलेगी ना, वो पोजेस करते हैं लिमिटेड
capacity to influence the decisions of stronger, comparative degree में बात हो रही है, weaker actors decisions of stronger competitors. इसी जो मैं बोल रहा हूँ इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ये ऑब्वियसली इंग्लिश में ही चल रहा है, तो आपका पूरा पैरा बन जाता है एक एक हेडर के नीचे. तो इन वीकर एक्टर्स की जो प्रेफरेंस होती है, इट कैरीज लिटिल वेट even when their security, their livelihood, their political future is directly at stake. Low influence means low influence over decisions plus या lower influence, higher exposure to consequences. अब इनकी इनएबिलिटी टू शेप है कोई भी स्ट्रगल जो कि उनकी लाइफ को खुद जो है वो शेप कर रही है. इसमें आपका जो एक बहुत अच्छा रेफरेंस आ सकता है वो है अमर्त्य सेन. डेवलपमेंट एज फ्रीडम इनका थीसिस है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. इसमें ये बताया गया है कि भाई लोगों की वो एबिलिटी टू एक्ट, चूज एंड इन्फ्लुएंस द कंडीशंस अफेक्टिंग देयर लाइव्स, उस एजेंसी का रिस्ट्रिक्ट हो जाना, लिमिटेड हो जाना, इसको हम वल्नरेबिलिटी के लेंस से देखते हैं. और ये वल्नरेबिलिटी सिर्फ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, इट इज अ शॉर्टेज ऑफ मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन in decisions determining one's future. इसमें बहुत अच्छी आपके पास एग्जांपल है पोलैंड की. एट याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई. आपके बड़े बड़े लीडर्स रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, रूजवेल्ट यूएस यूके, एंड स्टालिन यूएसएसआर, यूएस यूके और यूएसएसआर के बड़े लीडर्स, ये तीनों निगोशिएट करते हैं. दे निगोशिएटेड द मेजर कंसर्न्स रिगार्डिंग पोस्ट वॉर पोलैंड, कि पोलैंड का फ्यूचर क्या होगा, इंक्लूडिंग उसकी बाउंड्री, उसका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा पोलैंड का. ये तीनों, ये है यूएसए, ये है यूके, ये है यूएसएसआर. ठीक है, ये तीनों रेप्स हैं, डिस्कस कर रहे हैं पोलैंड का फ्यूचर, पोलैंड पोलैंड की बाउंड्रीज. पोलिश रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने इक्वल पार्टिसिपेशन ही नहीं दी इसके अंदर कि हाँ भी तुसी होना है ये दिन हो, इससे सबसे ज्यादा मुतासिर आप नहीं होना, चाहे अच्छे हो बुरे हो. इक्वल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई निगोसिएशंस में. तो दिस इज द एजेंसी डेफिसिट कि भाई वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं. ਤੁਸੀਂ पोलैंड ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੋਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਬੰਦਾ, वीक एक्टर था ना. उस वीक एक्टर का फ्यूचर इज द सब्जेक्ट ऑफ नेगोशिएशंस अमंग स्ट्रॉन्गर पावर्स.
without even that actor possessing equivalent influence over the outcome. समझ आई? समझ आई? समझ आई? ये आपको मिल जाएगा ना, जो मैं लिख रहा हूँ, ये पीडीएफ मिल जाता होता है जो बच्चे एनरोल्ड हैं। हाँ, अच्छी एग्जाम्पल कोई भी, मतलब वो कुछ एग्जाम्पल, ऑब्वियसली हर जगह हर चीज तो नहीं घुसा देनी ना फंसी, उसको रोक के भी रखना है चीजों को। पैलेस्टीनियन इन बोर्ड ऑफ पीस अच्छी एग्जाम्पल है कि भाई पीस पैलेस्टीनियंस ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ नहीं। मतलब समझ आ गई ना बात? तो अब एग्जाम्पलों का आपके पास अंबार लग जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? एग्जाम्पल अपनी मर्जी से भी फिट कर सकते हो, लेकिन मैंने तो अभी मेरे पास अब लिमिटेशन है ना, मैंने अब सारी दुनिया की एक ही हेडर में तो नहीं लगा देनी, कुछ बचानी भी होती हैं, हो सकता है आगे काम आ जाए। समझ आ रही है ना? अब देखो दिमाग खुल गया ना, मेरा मकसद दिमाग खोलना है। फिर जी, नेक्स्ट जो हेडर था वो था डिपेंडेंस एंड लिमिटेड एग्जिट मेक द वीकर मोर exposed to the consequences of powerful rivalries। देखें जी, वीकनेस ना, कोई भी वीकनेस है, it becomes more dangerous, it becomes more dangerous when affected actor cannot simply withdraw। कहते हैं ना, एक विशियस लूप में बंदा फंस जाता है, फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये कर लो। ठीक है, कि वो बेचारा निकल भी नहीं सकता वहां से, उसके बस में ही नहीं है। लोग हैं, स्मॉलर एक्टर्स हैं, वो कोई भी हैं, कोई भी, ये जो इफेक्टेड है ना, ये अफेक्टेड कैन बी टाइड टू, ये बंधा हो सकता है बेचारा किसी ज्योग्राफी से। क्या करे बेचारा, उसकी ज्योग्राफी वही है। किसी एम्प्लॉयमेंट में फंसा हो सकता है कि वो बेचारा नहीं छोड़ सकता, किसी मार्केट में, किसी कम्युनिटी में ऐसा फंसा हो कि वो नहीं निकल सकता वहां से, किसी इंस्टीट्यूशन का वो पार्ट हो, जैसे कहते हैं देयर इज नो कमिंग बैक, खासतौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज, किसी सिक्योरिटी अरेंजमेंट का पार्ट हो कि वो अगर वहां से निकलेगा तो उनके लिए थ्रेट बन जाएगा, वही मार देंगे। समझ आ रही? या किसी नेचुरल रिसोर्स का पार्ट हो कोई चीज, तो हम तो बड़ी ब्रॉडर टर्म में बात कर रहे हैं हर हेडर में, नहीं तो आप कितना लिख लोगे। तो वो जो अफेक्टेड एक्टर है, जो स्मॉलर एक्टर है, वीकर एक्टर है, दे मे कंटिन्यू टू सफर from a confrontation they neither initiated nor possess the practical ability to escape। practical ability, ये रीजन होगी ना वाई, तो escape नहीं है उसके पास। भाई आप में से हर बंदा क्यों नहीं बाहर चला जाता? हालात खराब है, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू escape नहीं है आपके पास। ये हर बंदा ही सीएसएसपी में क्यों नहीं कर लेता, या हर बंदा ही सरकारी नौकरी क्यों नहीं ले लेता? ये मजबूरी होगी ना। या आप में से हर बंदा ही जो है वो आराम क्यों नहीं कर लेता जिंदगी में? तो दिस एक्सप्लेन्स वल्नरेबिलिटी थ्रू डिपेंडेंस एंड लिमिटेड एग्जिट रादर देन मेरली लैक ऑफ पावर। अब पावर भी लैक अगर नहीं, अब हो सकता है कि कोई पावर ना लैक कर रहा हो, ज्योग्राफी में फंसा हो, एम्प्लॉयमेंट में फंसा हो, उसके लूप में, मार्केट में किसी में ऐसे में फंसा हो, किसी ऐसी कम्युनिटी का मेंबर है, नहीं निकल सकता, पावरफुल हो लेकिन नहीं निकल सकता, पिसरा हो वहां पे, किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, वो बेचारा नहीं वहां से निकल सकता, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का, नेचुरल रिसोर्स कोई है, कोई उसका पार्ट है, जो उसका जीवन है,
मतलब आप अब पाकिस्तानी हैं, सांस ले रहे हैं, जब स्मॉग आती है तो क्या बाहर चले जाते हैं सारे स्मॉग के सीजन में? हैं, समझ आ रही है कि सिर्फ स्मॉग के सीजन में सारे बाहर चले जाते हैं, और जी चलो स्मॉग होगी, स्मॉग होगी। हम्म। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अच्छी एग्जांपल है ना कि भाई सिर्फ स्मॉग के सीजन में ही चलाओ सारे बाहर चलते हैं, या सिर्फ स्मॉग के सीजन में ही आ जाओ जी, हम नॉर्दर्न एरियाज में चलते हैं। गर्मियों में सारे मरी शिफ्ट हो जाएं। समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? थैंक यू। ये गर्मियाँ आ गई जी, चलो हम बिल बिल बचाने के लिए हम नॉर्दर्न एरिया, और भाई हो सकता है किसी की नौकरी हो, छुट्टी ना मिलती हो, किसी के बच्चे पढ़ रहे हो, चलो छुट्टियां भी हैं लेकिन उसके पास जाने के रिसोर्सेज ना हो, वहां पे रहने के रिसोर्सेज ना हो सकता है वो उसकी हेल्थ ना इजाजत देती हो कि वो कोप अप कर ले उस एनवायरनमेंट के साथ। समझ आ रही है ना? देखो भाई, इसमें एक बड़ा अच्छा हमारे पास राइटर है, एल्बर्ट ओ हिर्शमैन, HIRSCHMAN। इनकी किताब है एग्जिट, वॉइस एंड लॉयल्टी। हिर्शमैन आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड होता है ना किसी भी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन के ऊपर, वो दो तरीकों से होता है, या तो वो आवाज उठाएगा या बेचारा सिंपली एग्जिट कर जाएगा, कोई भी है बीकर जो इफेक्ट हो रहा है। किसी भी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ये हो गई ना, वो डिटीरियोरेटिंग कंडीशन, उसे दो तरीके हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के, किसी भी बीकर को, वो या तो एग्जिट करेगा या फिर आवाज उठाएगा। दो तरीके हैं ना। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड दो तरीके से करता है, ये आपको हर्षमैन बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जब एग्जिट भी कॉस्टली बन जाए और आपकी वॉइस भी वीक हो, बड़ा मजेदार आर्ग्यूमेंट है यार। व्हेन एग्जिट इज कॉस्टली एंड व्हेन द वॉइस इज वीक, आवाज भी नहीं उठा पा रहे और जा भी नहीं पा रहे, तो ये जो डिपेंडेंस है ना, ये डिपेंडेंस ये बड़ी खतरनाक बन जाती है। दिस डिपेंडेंस बिकम्स स्पेशली डेंजरस। और यही वो बता रही है कि ग्रास क्यों फिर एक्सपोज रहती है beneath दोज एलिफेंट्स। बेचारे निकल ही नहीं पाते, ना वॉइस उनकी, ना वो आवाज उठा सकते हैं, ना वो निकल सकते हैं वहां से। भाई इसमें आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल मिलती है। देखो आपकी हिस्ट्री क्लियर हो, आपके पास एग्जांपलों की भरमार है। वेस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन ड्यूरिंग द बर्लिन ब्लॉकेड। और भाई आपकी, आप सीएसएस पीएमएस कर रहे हो 1948 से 49, आपको मैं आपको एक चीज बता दूं, लाजमी पढ़ो, एक मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है किताब, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मन लोई, इनकी, ये लाजमी पढ़ो आपको। प्री वॉर एरा, मतलब कि ये बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, फिर वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 का जो
इंटरवीनिंग पीरियड है। इसको इंटर वॉर पीरियड कहते हैं, इंटर वॉर पीरियड, इंटर वॉर पीरियड। ये फिर आपको पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, और इसी में ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 1 भी इंक्लूडेड है और वर्ल्ड वॉर 2 में होने वाले इंसिडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, तो ये आपको बड़े क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद फिर आती है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बाद आपका क्या आता है फिर? क्या आता है? एंड ऑफ हिस्ट्री। कि भाई बस यूएसए जीत गया, तो अब यही सोच, अब ग्लोबल ऑर्डर चलेगा। एंड ऑफ हिस्ट्री। फिर उसके बाद इसका भी फिर काउंटर आ जाता है। तो ये सारा आपको एटलीस्ट यार ये तो पता हो ना, CSSPMS कर रहे हो आप, ये तो आपको चीजें पता हो, तो पढ़ो। ठीक है। तो वेस्ट बर्लिन ड्यूरिंग द बर्लिन ब्लॉकेड 48-49। वेस्ट बर्लिन था ना बड़ा ज्योग्राफिकली एम्बेडेड था सोवियत ऑक्यूपेशन जोन में, सोवियत यूनियन थी ना उस टाइम पे, तो बड़ा वो फंसा हुआ है उस टाइम सोवियत ऑक्यूपेशन जोन में। और फिर सोवियत्स ने वहां पे ब्लॉकेड कर दिया। ये सिंपल, आप ये लिखोगे ना, वेस्ट बर्लिन ड्यूरिंग बर्लिन ब्लॉकेड, इसको लिखना सोवियत यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आपको नेट भी बता देगा। रेल एंड वाटर एक्सेस के ऊपर जो है वो लगा दिया उन्होंने, पाबंदियां लगा दी। तो रेजिडेंट सब वहां से निकल भी नहीं सकते। सिंपली ये है ना, तो भाई रिलोकेट कर जाते, ऐसा तो नहीं होता। कर्फ्यू लग जाए जब फंस जाते हो आप, कि भाई जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल हो रही है, उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, सोवियत यूनियन ने सारा ब्लॉकेट कर दिया है, तो अब रेजिडेंट्स निकल जाए, नहीं निकल सकते। उनका फूड, फ्यूल, एसेंशियल सप्लाईज भी डिपेंडेंट हो गई एयरलिफ्ट्स के ऊपर। तो ज्योग्राफिक डिपेंडेंस और लिमिटेड एग्जिट वीकर पॉपुलेशन को फिजिकली उस एरिया से टाइड कर देता है, बांध देता है, जिसमें दो स्ट्रॉन्गर पावर जो है वो एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट कर रही हैं। समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ, फाइट और फ्लाइट। समझ आ रही है? तो इसमें आप कोई और एग्जांपल लाना चाहते हो तो ले आओ। बात समझ आ गई आपको? ये मैंने आपको बताया सिंपल, इसको सिर्फ अंग्रेजी प्लेन में लिखो, तो ये आपका 100 से ऊपर वर्ड निकल जाना। ठीक है। आतिफ गोंदल साहब, वही तो मैं कर रहा हूँ जो आप पूछ रहे हो। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? कथक डांस कर रहा हूँ। ठीक है जी, समझ आ रही है? तो इस तरह से हम पैरास को जो है ना वो डेवलप करते हैं। पूरी आउटलाइन मैंने आपको आज बता दी है कि हमने ये करना है। 2 पैरे भी डेवलप करके दे दिए हैं। इस तरह से ही हम जो भी टॉपिक करते हैं वो पूरे का पूरा हम क्लास में देख लेते हैं, फिर इसके नोट्स भी शेयर हो जाते हैं आपके साथ। आपका कंटेंट बनता जाता है। आपका, मेरा जो मकसद है वो ये है कि आपको एक तो बात समझानी है, आसान करके चीज़ें करेक्ट अप्रोच के साथ देनी है, ताकि आपको पता चले ना कि यार ये टॉपिक हो तो कैसे करना है, ये टॉपिक है तो कैसे करना है। तो 20+ टॉपिक्स हैं जी अभी नवंबर तक। 5+ बुक्स हैं, वो अलग होती हैं। और मल्टीपल रीडिंग्स जो मैं अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ, ये चलेगा नवंबर तक। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, या आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं, 0316 6867 525। ये सादियाँ हैं, ऊपर वाला मेरा नंबर है। तो आप इनमें से जिस मर्जी से कांटेक्ट करें, और जो मर्जी जो है वो आप डिटेल जो है वो सेशन की ले सकते हैं। कल सिर्फ उन्हीं बच्चों की क्लास होगी, उन्हीं को दिया जाएगा एक्सेस जो एनरोल्ड हैं। इवैल्यूएशंस नवंबर में